विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने नाइट्रोबेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात की थी। अब लेते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ देखिए, ऑर्थो और पैरा स्थितियाँ इलेक्ट्रॉन न्यून हो गई इस नाइट्रो समूह के प्रभाव के कारण से। और जब इलेक्ट्रोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन न्यून है तो वो ऐसी स्थिति में इन ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर आक्रमण करना नहीं चाहेगा। तो फिर ऐसी स्थिति में कहाँ पर आक्रमण होगा? मेटा स्थिति पर चूंकि रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी हो गई है, ऐसी स्थिति में आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही आसानी से आक्रमण नहीं कर पाएगा और इसलिए इस नाइट्रो समूह को होने वाली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति निष्क्रिय माना जाएगा और इसलिए इसे निष्क्रियणकारी समूह कहा जाता है। अब इनमें से कुछ क्रियाओं की बात करते हैं अपन, जैसे नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में देखिए, बेंजीन का जब कंसनट्रेट H2SO4 और कंसनट्रेट HNO3 के साथ नाइट्रीकरण कराया गया, हमने पीछे भी बात की थी कि यदि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रीकरण कराया जाता है तो एक ही नाइट्रो ग्रुप आता है, और जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो देखिए 2 नाइट्रो ग्रुप आ गए। 2 नाइट्रो ग्रुप कहाँ, किन पोजीशन पर है? देखिए मेटा पोजीशन पर है ना। क्यों? क्योंकि अपन ने अनुनाद में देखा कि मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं हुई थी। हालांकि यह क्रिया कठिनाई से संपन्न होती है और इसका कारण है इस नाइट्रो समूह का निष्क्रियणकारी प्रभाव। इसी तरह से देखिए हैलोजनीकरण। जब लुईस एसिड की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन का हैलोजनीकरण कराया गया तो मेटा हैलो उत्पाद बना। जैसे कि अपन यहाँ क्लोरीनीकरण देख रहे हैं, तो क्लोरीनीकरण कराने पर मेटा क्लोरो उत्पाद यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो इसी के साथ साथ कोई से भी हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लें तो वो मेटा स्थिति पर ही संपन्न होंगी। इसी तरह से देखिए, सधूम H2SO4 के साथ जब नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रीकरण कराया गया तो देखिए मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से सारी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मेटा स्थिति पर दी जाती हैं। अब एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन का, और वो है कि इसका अपचयन। एग्जाम की दृष्टि से भी उपयोग है इसका। नाइट्रोबेंजीन का अपचयन अलग अलग परिस्थिति में कराया जाता है। वैसे एक मूलभूत जो रिएक्शन है वो देखिए NO2 समूह, और NO2 समूह ने जब 2H लिए तो 2H लेकर ये वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है और ये बन जाता है NO, नाइट्रोसो ग्रुप। ये नाइट्रोसो ग्रुप फिर 2H ले तो क्या बन जाता है? NHOH। ये देखिए हाइड्रोक्सिल एमीन का डेरिवेटिव बन गया, हाइड्रोक्सी एमिनो समूह बन गया ये NHOH। और NHOH ने फिर यदि 2H ले लिए तो ये किस में परिवर्तित हो गया? NH बन गया NH2 और OH बन गया वाटर। तो कुल मिला के रिएक्शन में क्या हुआ? नाइट्रो ग्रुप से बन गया NO, NO से बना NHOH और NHOH से बना NH2। अब अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग उत्पाद बनते हैं। जैसे अम्लीय माध्यम लें। अम्लीय माध्यम में यदि अम्लीय माध्यम किसके द्वारा किया जाता है? जैसे टिन HCl ले लें, SnCl2 HCl ले लें, तो इस तरह से कोई भी अम्लीय माध्यम लिया जा सकता है। तो नाइट्रोबेंजीन का जब अम्लीय माध्यम में अपचयन कराया गया तो ये प्रबल अपचयन है और इसलिए NO2 ग्रुप सीधा किस में आ गया? NH2 में। ये देखिए। और इस तरह से उदासीन माध्यम के लिए देखिए कुछ भी ले सकते हैं हम। जिंक और अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिया हुआ है। तो जिंक और अमोनियम क्लोराइड लेने से ये किस में परिवर्तित हुआ? NHOH में। NHOH कहाँ से आया? देखिए पहले 2H लेकर NO बना लिया, फिर 2H लेकर NHOH बना लिया। तो इस तरह से हाइड्रोक्सिल अमीन का व्युत्पन्न बन गया N फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन। तो इस तरह से
अम्लीय माध्यम में NH2 ग्रुप में परिवर्तन हुआ, उदासीन माध्यम में NaOH में परिवर्तन हुआ। और इसी तरह से यदि क्षारीय माध्यम लें तो क्षारीय माध्यम में हम क्या ले सकते हैं, डिफरेंट परिस्थितियाँ इसमें काम में आती है। तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप से बन गया NO और NO से बन गया NaOH। तो बने हुए नाइट्रोसो ग्रुप और एन फेनिल हाइड्रोक्साइल व्युत्पन्न दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करके एक यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये बन जाता है NNO, जिसे एजोक्सीबेंजीन कहा जाता है। एजोक्सीबेंजीन ने फिर 2H ले लिए और 2H लेकर यहाँ से ये NO में परिवर्तन हो जाता है एजोबेंजीन। एजोबेंजीन ने फिर 2H लिए और दोनों ने एक एक H नाइट्रोजन लेकर बना लिया NH, जिसे कहते हैं हाइड्रेजोबेंजीन। हाइड्रोजोबेंजीन ने फिर 2H लिए, एक इसने ले लिया, एक इसने ले लिया और एमीन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो एक मूलभूत रिएक्शन है क्षारीय माध्यम में। क्या, पहले बना एजोक्सीबेंजीन, फिर बना एजोबेंजीन, फिर बना हाइड्रोजोबेंजीन और फिर बना एनिलीन। अब यदि सोडियम आर्सेनाइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो सोडियम आर्सेनाइड के साथ क्रिया कराने पर रिएक्शन कहाँ खत्म होगा, यहाँ देखिए एजोक्सीबेंजीन ये रहा। यानी क्या होगा, नाइट्रो से पहले बनेगा NO और NO से फिर 2H लेकर बन जाएगा NaOH। दोनों ग्रुप ने आपस में रिएक्शन करके एजोक्सीबेंजीन बना लिया। अब यदि यही क्रिया सोडियम स्टेनाइट Na2SNO2 या मेथेनोली जिंक और NaOH के साथ कराई जाए तो ये रिएक्शन कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। देखिए नाइट्रो से बन गया NaOH, ये वाला ही रिएक्शन आ गया, और NaOH जो कि एन फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन है, इसके 2 मोल आपस में क्रिया कर लेते हैं, वही रिएक्शन आ गया एजोबेंजीन। यानी सोडियम आर्सेनाइड से क्या बना, एजोबेंजीन। यदि नाइट्रोबेंजीन का जिंक और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपचयन कराया जाए तो रिएक्शन कहाँ पर ख़त्म होगा, रिएक्शन ख़त्म होगा हाइड्रोजोबेंजीन पर। यानी एजोक्सी बनेगा, फिर एजो बनेगा और फिर हाइड्रोजो बन जाएगा। जैसे इस रिएक्शन में देखिए NO2 एजोबेंजीन बना, 2H लेकर हाइड्रोजोबेंजीन बना लिया। तो इस प्रकार से यहाँ रिएक्शन कंप्लीट होता। तो अलग अलग परिस्थिति है जिसमें सोडियम आर्सेनाइड लिया, सोडियम स्टेनाइट लिया और जिंक और KOH लिया। इसी तरह से यदि विद्युत अपघटनी अपचयन कराएं तो विद्युत अपघटनी अपचयन कराने पर वही पीछे वाला रिएक्शन है कि NO2 से बना NO से बन गया NaOH और NaOH में क्या होता है फिर, ये देखिए NaOH है ना। तो होगा क्या इसमें, यहाँ से OH ग्रुप अपनी पोजीशन को चेंज करके यहाँ ले आएगा और यहाँ से एक H निकल कर NH पर चला जाएगा। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ये कैसे प्राप्त करेंगे, इस तरह से इसमें कंपाउंड में परिवर्तित हो जाएगा, पैरा अमीनो फिनोल का निर्माण हो जाएगा। तो ये पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करेंगे नाइट्रोबेंजीन से पैरा अमीनो फिनोल। ओके।